जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपका चलेगा क्लास 7 का एनसीईआरटी का जो एक दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका जीवों में श्वसन। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पादपों में पोषण, जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में संपूर्ण रूप से बताए थे कैसे कैसे होता है। उसके बाद और बताए थे कि जो ना कुछ पौधे थे जो कि क्या होता है कि जो जीवों को भी ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब पादपों में पोषण खत्म हो चुका है, अब चलेगा जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन मतलब जीव मतलब क्या? जीव मतलब जंतु भी हो गया, पौधा भी हो गया। इसका मतलब जंतु और पौधा दोनों किस प्रकार से श्वसन प्रक्रिया करता है उस चीज को हम समझेंगे, और क्यों करता है और उस चीज को भी हम समझेंगे। चैप्टर में एक एक प्रश्न को एक तरह से है ना, एनसीईआरटी में ही होता है कि छोटे से छोटे प्रश्नों को क्या करता है, पूछा जाता है, और एनसीईआरटी में खुद सवाल किया जाता है उस चीज को। आप जब छोटे छोटे प्रश्नों को जवाब देते हुए जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपका जितना भी माइंड, आपका जो कंफ्यूजन होगा, जो भी प्रश्न होगा, वो सब कुछ ये खुद पूछ लेता है और वो आपका समस्या खत्म होते जाएगा। जिससे देखिए बोला है कि वो जो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने इनको अपने दादा दादी से मिलना था। इनके दादा दादी जो है दोनों बस स्टैंड पे आए हुए थे। यह क्या करता है, दौड़ते हुए जाता है दादा दादी के पास। अब दौड़ते हुए जाता है तो बच्चा हाँफने लगता है। उनके दादा दादी बोलते इतना हाँफ कह रहा है, तो ये बोलता है नॉर्मली सी बात कि हम दौड़ते हुए आए इसलिए हाँफने लगे। लेकिन इसी के मन में बाद में फिर सवाल होने लगता है, आखिर हम दौड़ते हुए आए तो हम हाँफने क्यों लगे, सांस मेरा तेज क्यों होने लगा। इसके मन में सवाल आने लगा। और उसके बाद देखिए क्या चीज है, देखिए बुजुर्ग के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले मतलब उसके मन में सवाल जो घुसने लगा, मैं तेज क्यों सांस हो गया है, उसको जानने से पहले पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। बोले ना, एनसीईआरटी एक एक प्रश्न को यही खुद पूछ लेगा। आपके मन में जो होगा पूछ लेगा, ये खुद पूछ लेगा। चलिए इसी के प्रश्नों को हम लोग जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले केवल हम लोग सांस क्यों लेते हैं, चलिए हम इनको बताते हैं कि जो है ना कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं। अब समझिएगा, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सुनते हुए पढ़े होंगे, मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि जो है ना कि जो श्वसन प्रक्रिया हम ऊर्जा के लिए करते हैं, अब भोजन भी ऊर्जा के लिए करते हैं। भाई श्वसन भी ऊर्जा के लिए, भोजन भी ऊर्जा के लिए, ऐसा क्यों? अब समझिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाओगे शरीर में दम आएगा यानी एनर्जी आएगा, तो क्यों वो सबसे टोटल ऐसा सब कंफ्यूजन को कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन से जो हम लोग को क्या मिलता है, मुख्य तौर पर क्या, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मुख्य तौर हम लोग ऊर्जा के लिए क्या मिलता है, हम लोग को ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है हमको? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या था, O6 क्या मिल गया हमको, ये ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, और उसके बाद समझिए ध्यान से, अब इसी से ऊर्जा सिर्फ नहीं मिल जाएगा। अब आपका भोजन खा लिए, ग्लूकोज मिल गया आपके शरीर में, तो आपको इसी से ऊर्जा नहीं मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ये तभी होगा जब ग्लूकोज टूटेगा। समझिए, ग्लूकोज टूटता है तो ही हमको ऊर्जा मिलेगा, नहीं टूटेगा तो नहीं ऊर्जा मिलेगा। इसको ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करता है, आपका ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। कैसे भी ग्लूकोज यदि टूट रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अब ये ग्लूकोज को कौन तोड़ रहा है, ऑक्सीजन तोड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग कैसे, ये ग्लूकोज जो होता है शरीर के सभी कोशिका में चला जाता है। भोजन से ग्रहण किए उससे पचने के बाद जो ग्लूकोज होता है वो शरीर के सभी कोशिका को पहुंचता है। प्रत्येक कोशिका, मतलब बॉडी का एक एक अंग कोशिका से बना है, लाखों अरबों कोशिका हम लोग के शरीर में है, और प्रत्येक कोशिका पर ग्लूकोज पहुंचता है। लेकिन यह तभी सब कोशिका के पास ऊर्जा प्रदान करेगा। समझिए ध्यान से, प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा बनता है, वह ऊर्जा का खपत, जितना वो ऊर्जा बनाता है वह ऊर्जा वही कोशिका खपत करता है। कोई दूसरा वो कोशिका को वो ऊर्जा नहीं देता, पड़ोसी को नहीं देगा, वही खपत करेगा। चाहे पड़ोसी बगल मर जाए कहें, उससे कोई मतलब इसको नहीं है। ये बनाया है, यही खपत करेगा। तो इसको ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज को। यहाँ ग्लूकोज ऊर्जा कब बनेगा, जब ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा। तो ऑक्सीजन क्या कैसे आया, उस कोशिका के पास ऑक्सीजन कैसे आया। ये ऑक्सीजन हम लोग कैसे, हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं, सांस के माध्यम से लेते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन किस माध्यम से प्रवेश किया है, श्वसन के माध्यम से प्रवेश किया। किसके माध्यम से, लोग श्वसन के माध्यम से प्रवेश किया। अब देखिए क्या चीज होता है कि ऑक्सीजन जब इसको तोड़ता है तो क्या बनता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, और एटीपी के रूप में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, एटीपी के रूप में क्या बन गया, ऊर्जा बन गया। और यही जो ऊर्जा जो बनता है, ये ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा पी, दुनिया का कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, सब में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। ऐसा कि हम सोए हुए भी रहते हैं तो फिर भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि आप लोग का हृदय जो होता है वो भी काम करते रहता है, किडनी जो है आपका काम करते रहता है, ब्रेन जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो भी काम करते रहता है, सब नहीं करता है। ठीक है, आपका बाह्य अंग का सिर्फ वो का काम बंद हो जाता है, लेकिन इंटरनल अंग को संतुलन करने का काम ब्रेन करते रहता है। तो इसमें जो अंदर अंदरूनी जो काम हो रहा है, तो वहां भी बिना ऊर्जा का तो कोई भी काम नहीं होगा। तो अंदरूनी भी काम होगा तो वहां भी ऊर्जा बनेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग हर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को खपत करते रहते हैं। यही कारण से क्या होता है, ये प्रोसेस, इसलिए हम लोग क्या होता है, अक्सर हम सांस लेते हैं, चाहे सोए हुए हैं चाहे जगे हुए हैं, इसलिए हम हर हमेशा सांस लेते ही रहते हैं। यदि कोई जीव, यदि सोए, जैसे कि कोई गाय है, वो एक तरह से सोया हुआ है, नींद में है, ठीक है,
कैसे पता कर पाइएगा वो कि जिंदा है? उसका क्या होता है, पेट अप डाउन होते रहता है। क्यों? क्योंकि वह श्वसन कर रहा है, इसलिए पेट अप डाउन हो रहा है। हम लोग का सीना अप डाउन होता है क्योंकि हम लोग श्वसन करते रहते हैं। श्वसन किस लिए करते रहते हैं? ताकि ऑक्सीजन लेंगे या ग्लूकोज को तोड़ेगा तब ऊर्जा बनेगा। यानी ऊर्जा बनाने के लिए हमको भोजन की भी जरूरत है और श्वसन की भी जरूरत है। नहीं खाइएगा तो उसमें भी ऊर्जा नहीं मिलेगा, और खा लिए हैं सांस नहीं लीजिएगा तो उसमें भी ऊर्जा नहीं मिलेगा, आपका खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बाद एक और प्रश्न था इसमें, जो बच्चे के मन में सवाल आया था, उसका सांस क्यों तेज हो गया था, हांफने क्यों लगा था? समझिएगा ध्यान से, ये टोटल का टोटल क्या होता है, शरीर के अंदर क्या होता है, कोशिका का अंदर रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन जो होता है प्रत्येक कोशिका में जो होता है ना, जिसके कारण टोटल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का तोड़ा जा रहा है। ग्लूकोज का टूटना मतलब क्या होता है, श्वसन। और कहाँ टूट रहा है? कोशिका में। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोशिकीय शोषण कहते हैं। समझे? अब समझिए ध्यान से कि जब भी हमारे शरीर को एकाएक कोई शरीर में कोई काम करने लगता है, रनिंग करने लगता है, कुछ भी एकाएक काम करने लगता है, हार्ड वर्क करने लगता है, तो शरीर का जो कोशिका जो होता है ना, वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ शरीर कोई हार्ड काम कर रहा है, ठीक ना, वो जल्दी से जल्दी ऊर्जा बनाना चाहते हैं, तेजी से ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। तो तेजी से ऊर्जा बनाने के फलस्वरूप देखिए क्या कारण हो, क्या चीज होता है, सांस क्यों तेज होता है कि जो हम लोग भोजन से प्राप्त ग्लूकोज जो होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जमा होने का क्षमता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में देखिए लीवर के पास ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, और यह कोशिका के पास कोशिका के पास भी जाकर के जमा रहता है। यह स्टोरेज का क्षमता इसके पास है, ठीक है, हमारे शरीर में। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में कहीं भी जमा होकर के नहीं रहता है, ठीक है। शरीर से खपत हो जा रहा है तो कुछ उच्च ऑक्सीजन है तब तक वहां से ले लेगा, हम सांस नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रोसेस हमारे शरीर में नहीं है। लेकिन हाँ, खाना यदि सुबह खाए हैं तो शाम में भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह जो प्राप्त ग्लूकोज हुआ था, यह ग्लूकोज क्या हो गया था, जमा हो गया था, और दिन भर क्या करेगा, वही ग्लूकोज जमा हुआ ग्लूकोज को शरीर खपत करते रहेगा, ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, हम लोग को बारी बारी से हर हमेशा लेना पड़ता है, क्योंकि यह जमा नहीं होता है। अब देखिए ग्लूकोज है, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और हमको बहुत तेजी से ऊर्जा बनाना है, इसको तेजी से ऑक्सीजन चाहिए। और तेजी से ऑक्सीजन इसको कैसे देंगे, हम सांस के माध्यम से देंगे। इसलिए जब हार्ड काम करने लगते हैं, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, तो हम लोग क्या कहता है, श्वसन प्रक्रिया जो क्या होता है, तेज हो जाता है, ठीक है। चलिए हाँ, यहां तक इसका जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल गया है उसको, कि श्वसन क्यों तेज हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा बनाने के लिए तेजी से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति हम कोशिका को तेजी से करने लगते हैं। चलिए, और उसके बाद देखिए क्या चीज है कि सभी सूक्ष्म जीव इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। ना सभी इकाइयों का छोटा एक इकाई होता है, इससे बना, तो उसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। हम लोग का अंग, हम शरीर का एक एक अंग जो होता है सब कोशिका से बना, चाहे कोई भी अंग लीजिए सब कोशिका से मिलकर बना था। हाँ, अलग अलग कोशिका से मिलकर बनाता, सब कोशिका का अलग अलग काम है। बोलता है देखिए कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक मतलब बनाने का काम। हम लोग को लीवर को बनाने वाला कौन कोशिका है, हेपेटिक कोशिका। किडनी को बनाने का काम कौन कोशिका किया है, आपका नेफ्रॉन कोशिका। मस्तिष्क को बनाने का काम कौन कोशिका किया, आपका न्यूरॉन कोशिका। आपका जो है ना हार्ट को बनाने का काम कौन कोशिका किया है, आपका कार्डियक कोशिका। ब्लड को बनाने का काम कौन कोशिका किया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अलग अलग कोशिका क्या क्या हम लोग के शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कि देखिए हम लोग का क्या था, आंख को बनाने का कौन कोशिका काम किया, एक रेड सेल्स होता है, एक कौन सेल्स होता है। हम लोग बॉडी का जितना भी अंग है सब कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। तो अलग अलग कोशिका अलग अलग अंगों का निर्माण किया है। इसका मतलब निर्माण किया, मतलब संरचना किया है। ये कोशिका को हम संरचनात्मक इकाई नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद क्या चीज था, और क्रियात्मक इकाई भी है। क्रियात्मक इकाई भी मतलब कोई कार्य को संपादित करने में मदद करता है। अब हाथ को हम ऐसे से घुमा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये कोशिका के माध्यम से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में जो होता है आपका न्यूरॉन कोशिका जो होता है, यह क्या करता है कि यहाँ की सूचना देता है हमारे हाथ वाली कोशिका, हाथ में जो न्यूरॉन कोशिका आता है उसको, और उसके बाद हम सूचना इससे प्राप्त मिलता है, हम लोग हाथ घुमाना शुरू कर देते हैं। और शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको भी क्या करता है, कौन करवाता है, हम लोग का हृदय का कोशिका करवाता है, ठीक है। और इसमें देखिए जितना भी शरीर के अंदर जैसे क्या आपका क्या हो गया, क्या चलिए इसमें एक और चीज जिक्र है, इसी का हम समझा देना। देखिए चलिए क्या चाहिए कि जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण करवाता है। क्या करता है, पोषण करवाता है। पोषण मतलब क्या कि जो भी हम भोजन खाए हैं वह पचेगा नहीं तो पोषण भी नहीं होगा। तो पोषण कौन कौन कोशिका करवाता है, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि में होता है 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। और वो सब क्या करता है, कुछ हार्मोन निकालता है, कुछ एंजाइम्स निकालता है। वही एंजाइम्स क्या करता है, भोजन को पचाता है। तो इसका मतलब क्या, पोषण में भी कुछ कोशिकाएं काम कर रहा है, ठीक है। डिस्कशन करेंगे ज्यादा उसका, जब पाचन तंत्र बनाएंगे उसमें डिस्कशन होगा ज्यादा। परिवहन का भी काम करता है, कुछ क्या करता है आपका, परिवहन का भी काम करता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स।
ये क्या करता है आपका, परिवहन का काम करता है। आरबीसी में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के क्या करता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के कहां जाता है, कोशिका तक पहुंचाता है। जो ऑक्सीजन जो पहुंच रहा था वहां ग्लूकोज के पास, कौन पहुंचाता है, यही पहुंचाता है आपका आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है। आरबीसी भी क्या प्रकार का रक्त का एक कोशिका ही है। कोशिका क्या कर रहा है, परिवहन का भी काम कर रहा। अब उत्सर्जन देखिए, उत्सर्जन मतलब क्या, शरीर के अंदर जो भी गंदगी बचा है या एक्स्ट्रा चीज जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाएगा उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका उत्सर्जन कहलाता है। ये बाहर निकालने में कौन सा कोशिका काम करता है, आपका जो किडनी का जो कोशिका होता है, आपका नेफ्रॉन कोशिका जो होता है, वो कोशिका जो होता है शरीर की जो गंदगी जो होता है उसको बाहर निकालता है। जैसे यूरिया हो गया, चाहे कोई भी चीज एक्सटर्नल चीज हो गया, जैसे कि कोई भी आयन अधिक हो गया, चाहे कैल्शियम हो गया, कोई भी चीज है, चाहे सोडियम हो गया, शरीर में अधिक हो जा रहा है, चाहे ग्लूकोज ये अधिक हो जा रहा है, कोई भी चीज अधिक हो जा रहा है, उसको बाहर निकालने का काम आपका कौन सा करता है, नेफ्रॉन कोशिका करता है, यानी उत्सर्जन का भी काम करता है। अब जन्म, जैसे अब जन्म प्रक्रिया भी करता है कोशिका। जैसे देखिए जन्म के लिए क्या चीज जरूरी है, जन्म के लिए क्या चीज जरूरी है, पुरुष से प्राप्त शुक्राणु जरूरी है और मादा से प्राप्त अंडाणु जरूरी है। यह शुक्राणु भी क्या है, तो कोशिका है, यानी क्या है, पुरुष जन्म कोशिका हो गया, ठीक ना। पुरुष के द्वारा जन्म प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोशिका हो गया शुक्राणु, और मादा की तरफ से भाग लेने वाला कौन हो गया, अंडाणु। यही दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, जैवक, वो भी एक प्रकार का कोशिका है, ठीक है। यानी जन्म प्रोसेस में भी कौन काम कर रहा है, आपका कोशिका काम कर रहा है। जिससे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है, बात तो सही है, ठीक है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी काम, कोई हम लोग भी कुछ भी कोई काम करता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। ये लोग भी इतना काम कर रहा है तो इसको भी ऊर्जा चाहिए, तब लोग काम कर पाएगा। आज प्लस क्या होगा कि आपका देखिए पोषण करबे करेगा, पाचन करेगा नहीं तो आपका पोषण ही नहीं होगा, कहानी खत्म हो जाएगा आपका। आप देखिए उत्सर्जन जिससे नहीं हुआ, आज गंदगी चीज को शरीर से बाहर ही नहीं निकाले, जब उसको आप ऊर्जा नहीं दीजिएगा तो उसको भोजन नहीं खाइएगा, ग्लूकोज वहां नहीं पहुंचेगा तो वो काम ही नहीं करेगा, आपको ऊर्जा नहीं मिला तो काम नहीं करेगा, तो आपका गंदगी चीज शरीर से बाहर निकल पाएगा नहीं, आपका जन्म प्रोसेस हो पाएगा नहीं। कोई भी काम करने के लिए सब कोशिका को अपना अपना ऊर्जा की जरूरत होता है, ठीक है। और ऊर्जा किसके माध्यम से हम लोग पहुंचाते हैं, एक भोजन के माध्यम से उसको ऊर्जा देते हैं और श्वसन के माध्यम से ऊर्जा देते हैं। दोनों माध्यम से हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, ऊर्जा का पूर्ति करते हैं। चलिए, अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जो जितना भी हम काम कर रहे हैं टोटल हर काम के लिए हम लोग को क्या होता है कि ऊर्जा की आवश्यकता हम लोग को पड़ता है। चलिए, यही चीज का प्रोसेस सब चीज बताया गया। चलिए डायरेक्ट अब यहाँ पे चलते हैं, क्या वही चीज का खंडन वहां पे, ठीक है। चलिए देखिए, वही बोल रहे, देखिए कि भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा होती है। ऐसे कोशिका में भोजन विखंडन, भोजन मतलब ग्लूकोज का विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा की मुक्ति होती है, इसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। बता दिए कोशिकीय शोषण, कोशिका के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिकीय शोषण कहते हैं, समझा चुके हैं। चलिए देखिए, कोशिका के अंदर भोजन यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जल में विखंडित हो जाता है, सब चीज बता चुके हैं, ठीक है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे वायवीय शोषण कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय शोषण कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति और उपस्थिति से, अभी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बताया, इसका कहना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है शोषण, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो जाता है शोषण। शोषण का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना, यानी ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कभी टूट जाता है और कभी बिना उपस्थिति में भी टूट जाता है। तो यही चीज के बारे में बता रहा है। इसका मतलब शोषण दो रूप से हो रहा है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो जा रहा है, एक अनुपस्थिति में भी हो जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, कहाँ होता है उपस्थिति में, कहाँ होता है अनुपस्थिति में, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग ये सब प्रक्रिया कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। ये सब प्रोसेस कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या मिलता है, इससे ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो गया, C6H12O6 हो गया, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से, ये जैसे ही कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ये कोशिका इतना बड़ा नहीं होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाइएगा, ठीक है। लेकिन हम समझाने के लिए इसको हम बड़ा किए हैं, ठीक है। अब जैसे कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका में क्या होता है, एक द्रव पाया जाता है, जल की तरह से वो क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको हम कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। उसी द्रव में कोशिका के अंदर के जितना अंग है, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जितना भी है, राजधानी हो गया, सब क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है, वो तैरते रहता है, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से कि जैसे आपका अभी हमको और सब अंगों का ज्यादा काम नहीं है, ऊर्जा बना रहे हैं, ऊर्जा बनाने का काम जो अंग कर रहा है उसके बारे में समझेंगे। ऊर्जा बनाने का काम को कौन सा अंग काम करता है हम लोग का, अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कनिका। क्या कहते हैं हम लोग, सूत्र
कनिका कहते हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनाइए। ऐसा नहीं कि 2 ही होता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। हम लोग जो सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ होता है, यहीं पे आकर के पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के पहुंचता है। चलिए अब देखिए, हाँ, यह जो आपका कोशिका द्रव, ये सब क्षेत्र क्या कोशिका द्रव, सब जगह कोशिका द्रव, ये द्रव में ही तैर रहा है, दोनों पानी पूरा भरा हुआ द्रव है, ऐसी में तैर रहा है। ये जो कोशिका द्रव जो हुआ, ये कोशिका द्रव में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव में क्या होता है, ये ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो अब आपको क्या देखिए, इसमें क्या चीज प्रोसेस होगा, जब इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, एक प्रोसेस यहाँ होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है, यहाँ पे एक ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होता है। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया होता है। इस ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये ग्लूकोज को 2 भागों में तोड़ता है, ग्लूकोज को 2 भाग में तोड़ता है। कितने भाग में तोड़ता है, 2 भाग में तोड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन सा, देखिए, एक बनता है आपका पायरुविक अम्ल, क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। अब दूसरा भी क्या होता है, दूसरा भी पायरुविक अम्ल बनता है, दूसरा भी पायरुविक अम्ल। इसका मतलब एक ग्लूकोज के विखंडन से 2 को पायरुविक अम्ल बनता है, ठीक है। तो आधा आधा बढ़ जाता है, जैसे C6H12O6 है ना, आधा हो जाएगा, देखिए हो जाएगा C3H6O3, ये भी वही हो जाएगा, C3H6O3 का विखंडन सूत्र हो गया। अब पूछेगा प्रश्न में कि जब ग्लूकोज कोशिका द्रव में जाता है तो किस रूप में विखंडित होता है, तो पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। कौन से प्रोसेस के विधि द्वारा, तो किसमें होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। हाँ, तो अब एक बात जान रहे हैं कि ग्लूकोज जब भी टूटेगा तो ऊर्जा देगा। यहाँ पे ग्लूकोज टूटा है, देखिए 2 भाग में टूटा है, ऊर्जा कितना दिया है, यहाँ पे देगा 2 एटीपी। एटीपी क्या है, तरह से मात्रक है ऊर्जा का, मापते हैं जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, जैसे कि कुछ दूर गया तो 10 मीटर हो जाता है या 20 मीटर हो जाता है, उसी प्रकार से 2 एटीपी यहाँ ऊर्जा बनता है, ठीक। हाँ, अगर यदि इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन है, तो यह पायरुविक अम्ल जो होता है, यानी यह क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इन कर जाएगा। पायरुविक अम्ल क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इन कर जाएगा, यानी शॉर्ट में हम क्या लिखें, पी। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक अम्ल घुसेगा, ठीक है, तो यहाँ क्या रहता है, ऑक्सीजन अगर भी है तो ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। तोड़ने के फलस्वरूप क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। कितना वो एटीपी बनाएगा, तो 18 एटीपी बनाएगा। कितना एटीपी बनाएगा, 18 एटीपी बनाएगा, ठीक। अब ये भी पायरुविक अम्ल एक माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं कि 2 हो सकता, 3-4 हो सकता है, ठीक है। अब ये पायरुविक अम्ल भी घुसा अंदर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो यहाँ भी क्या होगा, ये ऑक्सीजन ही होगा, ये ऑक्सीजन पायरुविक अम्ल को तोड़ेगा, शॉर्ट में पी लिखे, ठीक है। यहाँ भी क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। कितना एटीपी, तो 18 एटीपी बनाएगा। अब बोलिएगा कि यहाँ जो ग्लूकोज जो 2 भाग में टूटा था, कौन प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। अब यहाँ जो पायरुविक अम्ल जो टूट रहा है, कौन प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ एक प्रोसेस चलता है, क्रेब्स चक्र। क्या चलता है आपका, क्रेब्स चक्र चलता है। क्यों, इसको क्रेब्स चक्र का नाम इसलिए रखा गया, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्रेब्स चक्र रख दिया। अब आप पूछिएगा कि यहाँ क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, और यहाँ क्या था, ऑक्सीजन था। अब देखिए, जो श्वसन जो प्रक्रिया जो होता है, 2 रूप में जो बोले थे हम होता है, इस चीज को हम समझा दे रहे हैं। देखिए, श्वसन का प्रोसेस कितना होता है, कितने भाग कितने रूप में होता है, 2। एक हो रहा है बिना ऑक्सीजन का हो रहा है, एक ऑक्सीजन का हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, बिना ऑक्सीजन का हुआ, और यहाँ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। यानी श्वसन प्रक्रिया जो होता है 2 रूप में संपन्न होता है। श्वसन कितना होता है, 2 रूप में। एक होता है ऑक्सी श्वसन, क्या होता है आपका, एक ऑक्सी, ऑक्सी कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं, ओहो, इसको क्या कहिए आप लोग, ऑक्सी या वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन कहिए, ठीक है। और एक और क्या होता है आपका, अनॉक्सी। क्या होता है आपका, एक अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सी मतलब क्या चीज, ऑक्सीजन है, O2 है। अनॉक्सी मतलब क्या, ऑक्सीजन नहीं है, उल्टा, शुभ मतलब अच्छा और शुभ मतलब अच्छा नहीं, ये बात हो गया ना। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन है, अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है, खत्म, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। यहां देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, अनऑक्सी अभिक्रिया यहाँ हुआ,
यहाँ ऑक्सीजन था, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीय अभिक्रिया हुआ। एक बात आप बताइए, इस ऑक्सीय अभिक्रिया को होने के लिए जरूरी है कि नहीं अनॉक्सीय अभिक्रिया? ये होना जरूरी है। ये नहीं होगा क्योंकि ग्लूकोज क्या होगा, इसी के माध्यम से कोशिका द्रव से ही होते हुए जाएगा ना, क्योंकि इसी में तैर रहा है, कोशिका द्रव में ही तैर रहा है या माइटोकॉन्ड्रिया, तो पहले तो इसको कोशिका द्रव में घुसना पड़ेगा। बाद में मतलब समझिए ध्यान से, कोई एक तालाब है, तालाब में कोई टब रखा हुआ है, अब टब के पास जाने के लिए पहले तालाब में तुम जाइएगा ना भाई, कुछ अंश तालाब का पानी आपको पड़ेगा कि नहीं है, तो उसी पर वही माध्यम इसमें सिस्टम चलता है। ठीक है, यानी ऑक्सीय अभिक्रिया होने के लिए आपको अनॉक्सी से गुजरना पड़ रहा है। यानी ऑक्सीय अभिक्रिया होने के लिए दो प्रोसेस, पहला एक अनॉक्सी, दूसरा ऑक्सी। रिएक्शन पूछेगा कौन कौन अथी होता है कि ग्लूकोज टूटने का विधि कौन कौन सा होगा, एक ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा और एक क्रेब्स हो जाएगा। एग्जाम किसे पूछता है, एग्जाम पूछेगा आपको, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, कि पायरुविक अम्ल का विखंडन कहाँ होता है, तो पायरुविक अम्ल कहाँ जाके टूटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पूछेगा ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है, ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है, आपका कोशिका द्रव में होता है। पूछेगा ग्लूकोज का विखंडन किस विधि द्वारा होता है, तो क्या बोलेगा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, आज पूछेगा कि पायरुविक अम्ल का जो होता है विखंडन जो होता है किस अभिक्रिया के द्वारा, किस चक्र के द्वारा होता है, क्या हो जाएगा आपका, यह क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए, यानी ऑक्सीय शोषण होने के लिए ये दोनों का जरूरत होता है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं, फिर आगे हम समझते हैं। और छोटा कर दें थोड़ा सा। चलिए देखिए, ऑक्सीजन के लिए दोनों का जरूरत पड़ता है, ऑक्सी अनऑक्सी दोनों का। अब एक बार और फिर से आते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया C6H12 O6। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फिर एक कोशिका बनाते हैं। ठीक है, यह कोशिका में जैसे प्रवेश करेगा, यानी क्या किसमें पहुंचा, यह कोशिका द्रव में पहले पहुंचेगा, कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस होगा ही, ग्लाइकोलाइसिस होना जरूरी है, ठीक हो जाएगा, ये ग्लाइकोलाइसिस होगा ही। जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो यह क्या होगा, दो भाग में टूटेगा ही, किसमें टूटेगा, पायरुविक अम्ल में, पायरुविक अम्ल में टूटेगा। ठीक है, ये भी टूटेगा, ये भी पायरुविक अम्ल में टूटेगा, पायरुविक अम्ल में टूटेगा। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, अगर भी इस कोशिका के पास ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा। ऑक्सीजन का अभाव कब होता है, जैसे कि हम लोग रनिंग करना शुरू किए, ठीक है, हम लोग तेजी से सांस लेना शुरू करेंगे, ताकि ऑक्सीजन का शरीर में कमी ना हो। लेकिन हम लोग का जो अंग जो होता है, फेफड़ा होता है, और जो फेफड़ा और हृदय, यही दोनों मिलकर पहुंचाता है, फेफड़ा खींचता है, हृदय धकेलता है सब शरीर की ओर। ठीक है, अब होता है क्या, बहुत ज्यादा जब हार्ड रनिंग करने लगते हैं, देखिए लास्ट क्षण जो 16 मीटर रनिंग करते हैं ना, जो 1200 मीटर जो लास्ट चक्कर जो होता है, पूरा तेज, इतना तेज सांस हो जाता है। इसलिए सांस होता है, क्या होता है, हम लोग को कोशिका पर ऑक्सीजन पहुंचना लगभग बंद होने लगता है, एकदम बहुत कम पहुंचने लगता है। ठीक ना, ऑक्सीजन का बिल्कुल से लगभग अभाव हो जाता है, उतना तेजी से हम लोग कोशिका के पास पहुंचा नहीं पाते हैं। यानी क्या हो जाता है, जो हम लोग का जो माइटोकॉन्ड्रिया जो था, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जब नहीं पहुंच पा रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पे लगभग खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है भाई, हम लोग को नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाता है तब एक सिस्टम चलता है, वहां पे देखिएगा कि जो है ना, कि जब 16 लास्ट चक्कर दौड़िएगा, पैर पूरा दर्द करने लगा, पूरा पेन करने लगता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया है, जिसके कारण से यह पायरुविक अम्ल जो होता है, यह किसमें बदलने लगा है, आपका लैक्टिक अम्ल में बदलने लगा। किसमें, आपका लैक्टिक अम्ल में बदलने लगता है। ये भी क्या हो जाएगा, आपका लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अब यही लैक्टिक अम्ल जो होता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में अकड़न होता है, जब पूरा दम जकड़ जाएगा, शरीर पूरा पैन करने लगेगा, मांसपेशी दर्द करने लगता है। ठीक है, अब देखिएगा, जो दौड़ने के बाद जिस अंग का ज्यादा यूज होता है, ठीक ना, जो ज्यादा यूज होता है वही ज्यादा ऊर्जा खपत करेगा, उसी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, वही ज्यादा नहीं पहुंच पाता, इसके कारण वही ज्यादा दर्द होगा। देखिएगा, पैर में जो पीछे का हिस्सा होता है वो दर्द करेगा, ये कंधा दर्द करेगा, ये सब जिस अंग का ज्यादा यूज होता है वो दर्द करने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या बन जाता है, आपका लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ क्या हुआ भाई, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हुआ नहीं, ये तो अनऑक्सित हुआ, क्योंकि कोशिका द्रव में क्या था, ऑक्सीजन नहीं रहता, तो अनऑक्सित हो गया, लेकिन ऑक्सीय अभिक्रिया हो पाया नहीं, हो पाया। तो ये रिएक्शन कहाँ होता है, हम लोग के मांसपेशी में होता है। मांसपेशी में क्यों होता है, हम रनिंग के वक्त ज्यादा यूज तो मांसपेशी काहे न करते हैं, मांसपेशी काहे ज्यादा यूज करते हैं रनिंग के वक्त। ठीक है, अब बोलिएगा कि हम लोग का हृदय गति भी तो तेज होता है, तो हृदय काहे न, हार्ट काहे दर्द करता है। समझिए ध्यान से, हार्ट के पास जो कोशिकाएं होती है ना,
उसके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है कि बहुत अधिक मात्रा में उसके पास ऑक्सीजन पहुंचते रहता है, जिसके कारण वो दर्द नहीं करता है। ठीक है, और शरीर के अंग और ज्यादा यूज नहीं होता रनिंग के बाद। ठीक है, तो अब समझिए ध्यान से, मांसपेशी ही इसलिए दर्द करता है क्योंकि मांसपेशी का ही यूज हम लोग करते हैं रनिंग के समय में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये मांसपेशी में ही क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जमा होने लगता है। इसलिए आपको पूछेगा कि मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल होने जमा होने का कारण क्या होता है, कि अनॉक्सी श्वसन कह सकते हैं, अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक है, चलिए ये दोनों समझ गए कि ऑक्सी अभिक्रिया होने के लिए हमें ये दोनों का जरूरत पड़ेगा, ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अनॉक्सी चाहिए, बिना ऑक्सीजन वाला चाहिए तो बस एक ही अनॉक्सी में कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये होता है हम लोग का मांसपेशी में होता है, ये क्या होता है हम लोग का पूरा बॉडी में होता है। चलिए एक और चीज है, ये तो हम लोग शरीर के अंदर का दो चीज समझे, ठीक ना। एक और चीज होता है जो बिना ऑक्सीजन वाला अभिक्रिया जो होता है, हम लोग के शरीर के बाहर भी हम लोग यूज करते हैं उसका। बाहर किस चीज में यूज करते हैं बिना ऑक्सीजन वाला अभिक्रिया का, वो हम देख लेते हैं। बिना ऑक्सीजन वाला अभिक्रिया यानी अनॉक्सीय अभिक्रिया, बात खत्म है, उतना सोचने का क्या चीज है। चलिए देखिए कहाँ यूज करते हैं, तो अब एक और बात है, श्वसन जैसे अनॉक्सी श्वसन बोल रहे हैं, बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन में बोल रहे हैं। श्वसन के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। ऑक्सीजन नहीं भी हो चलेगा, लेकिन ग्लूकोज देखिए जो है ना, ग्लूकोज ही टूटा है ना, ग्लूकोज होना जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, अब वही ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। चलिए ग्लूकोज को फिर से तोड़ते हैं। C6 क्या है, H12 और O6 जो है ये क्या करता है समझिए ध्यान से। ठीक है, देखिए अभी भी आप ग्लूकोज कहाँ से को प्राप्त, जितना भी मीठा चीज खा रहे हैं सबसे ग्लूकोज प्राप्त होता है। आपका जो भी जूस पी रहे हैं सब में ग्लूकोज पाया जाता है। आपका जिलेबी में ग्लूकोज पाया जाता है। चावल जो खाते हैं, ठीक है, चावल में क्या पाया जाता है, स्टार्च, लेकिन वो भी पचने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, अब यह ग्लूकोज को क्या कीजिए, यीस्ट की उपस्थिति में, क्या चीज, यीस्ट की उपस्थिति में, यीस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, खमीर भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम। क्या पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम। जब जाइमेज एंजाइम इसकी उपस्थिति में, ठीक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं देना, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचना चाहिए, तब यह ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, इथेनॉल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, इथेनॉल में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा, यह इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं शराब कहते हैं, यानी इथाइल अल्कोहल बोलिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इथाइल अल्कोहल हो गया, यही हम लोग का क्या होता है, शराब होता है। जो शराब बनाने का प्रोसेस क्या होता है, इसी विधि के द्वारा क्या बनता है, शराब बनता है। तो यह क्या है, ऑक्सीजन वाला बनता है अभिक्रिया की बिना ऑक्सीजन वाला अभिक्रिया। ये भी बिना ऑक्सीजन वाला अभिक्रिया, इसको अनॉक्सी श्वसन कहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये टोटल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन। क्या कहते हैं हम लोग, ये टोटल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन। क्या कहते हैं हम लोग, किण्वन। किण्वन यानी फर्मेंटेशन, क्या था, यानी फर्मेंटेशन अभिक्रिया। ठीक है, किण्वन अभिक्रिया करते हैं। ये क्या हम लोग के शरीर से बाहर होता है, और वो दोनों क्या हुआ, शरीर के अंदर हुआ। चलिए इतना सा आप समझ गए हैं तो समझिए बहुत कुछ समझ गए हैं। अभी देखिए लगभग बहुत कुछ से क्लियर हो गया होगा। देखिए समझाने के लिए बाह्य चीज का यूज करेंगे। चलिए वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन है, ठीक है, सेम वही बात है, सब कुछ कंप्लीट है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ आते हैं, यही चीज है आपका ईस्ट के बारे में बताया गया है। वायुन से आपका निर्माण होता है, यानी किण्वन अभिक्रिया के द्वारा, ये चीज बता चुके हैं। चलिए कहानी खत्म, ये सब क्या वही सब बोल रहा है कि एक दीजिए ना। देखिए हाँ, एक और चीज, जैसे कि हम लोग का जो लैक्टिक अम्ल जो जमा हो गया था, जब दर्द होने लगा था कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन हाँ वही शरीर को यदि आप गर्म पानी से सेकिएगा ना, इसको सेकने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, यानी रक्त का प्रवाह वहां पे तेज हो जाएगा। और रक्त में ही क्या पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आपका ऑक्सीजन। इसका मतलब, और जब रक्त तेजी से वहां पहुंच रहा है, उसी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, आपके कोशिका तक तेजी से फिर पहुंचने लगेगा, और फिर वह ग्लूकोज को तोड़ करके फिर ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। तब जब इसे लैक्टिक अम्ल को तोड़ करके फिर उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लैक्टिक अम्ल टूटेगा, लैक्टिक अम्ल कम होगा, आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपका धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एक और चीज, मालिश भी जो हम लोग जो करवाते हैं उसमें भी यही बात होता है। मालिश करने से भी क्या होता है, रक्त प्रवाह वहां का तेज होता है, ऑक्सीजन फिर से पहुंचने लगता है। मुख्य कारण यही ना था कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था, तब लैक्टिक अम्ल बना था। अब रक्त उसको मालिश किए, रक्त प्रवाह बढ़ने लगा, तेज हो गया, तो वहां ऑक्सीजन पहुंचने लगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल कहानी खत्म होने लगेगा, ऊर्जा हम लोग को मिल जाएगा वो लैक्टिक अम्ल से भी, और दर्द क्या हो जाएगा, दर्द से हम लोग को छुटकारा हो जाएगा। वही चीज का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए
ये बोल रहा है कि नाक मुंह बंद कर लीजिए, नाक बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, सांस कुछ देर तक नहीं लीजिएगा। सांस तो हमको लगातार चाहिए ना कोशिका को तोड़ने के लिए, इसको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए है। आप नहीं लीजिएगा और शरीर तो अंदर का काम करते रहता है, उसको तो ऊर्जा बनाना होता है, ठीक ना। उसके लिए क्या कोशिका खूब कोशिश करेगा, खूब कोशिश करेगा, ऊर्जा बनाए, आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और जब 1 मिनट बाद 30 सेकंड 40 सेकंड बाद सांस लेते हैं, बहुत तेज सांस खींचते हैं। इसीलिए हम लोग तेज सांस खींचते हैं कि कोशिका बहुत ज्यादा रूप से मांगता है, जल्दी दो जल्दी दो, इसलिए एकाएक खींचते हैं कि लो बहुत ज्यादा पहुंचा दे रहे हैं, ठीक ना। शरीर की मांग होती है, यही बता रहा है। देखो हम लोग जो सांस जो लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अंतर श्वसन कहते हैं। और जो सांस जो हम छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। सांस जो ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर श्वसन, और जो छोड़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं, ठीक ना। और समझिएगा ध्यान से, वही जो श्वसन दर के बारे में बताया जा रहा है कि 15 से 18 जो हम लोग का श्वसन दर होता है। मतलब एक बार देखिए श्वसन दर कैसे मापेगा, एक बार सांस खींचे छोड़ दिए, दोनों मिलाकर क्या होगा, एक श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक श्वसन। इसी प्रकार से 1 मिनट में हम लोग 15 से 18 बार सांस लेते हैं। हाँ, कब, जब हम सोए रहेंगे, कोई हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बाह्य हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब। आप रनिंग करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 से 18 से बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ते जाएगा, जितना तेज करेंगे उतना बढ़ते चला जाता है, ठीक है। चलिए चलिए वही सब चीज है, काम के बारे में बता रहा है। ये सब काम करने के बाद हम लोग को क्या करता है, ऊर्जा की आवश्यकता हम लोग को पड़ता है, ठीक ना। हम श्वास कैसे लेते हैं, हम इस चीज को समझेंगे। मतलब किस किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग का श्वास जो होता है, कोशिका तक हम बोले थे ऑक्सीजन पहुंच रहा था, तो हम सांस लेना मतलब ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाना। तो ऑक्सीजन किस किस विधि के द्वारा ऑक्सीजन वहां तक पहुंचता है, इस चीज को हम लोग अभी हम समझेंगे, कैसे कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जा रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मस्त चीजें समझते हैं फिगर के माध्यम से थोड़ा। चलिए चलिए देखिए, ये हम लोग का क्या हो गया, ये मुंह हो गया, यहाँ हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया अपने मुंह का नाक। नाक के द्वारा है सांस लेते, ठीक है। और सांस जो होता है इस माध्यम से क्या आता है, जो हवा होता है, ठीक है, इस माध्यम से यहाँ आता है, ठीक है। अब भोजन भी जो हम लोग ग्रहण करते हैं इस माध्यम से ग्रहण करते हैं, ये भोजन भी यहाँ आता है। दोनों के यहाँ पे मेल मिलाप हो रहा है, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ग्रथनी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम फेरिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से निर्णय होता है, यहाँ पे निर्णय होता है कि ये जो नली जो है ये हम लोग का क्या है, भोजन नली। क्या है ये हम लोग का, भोजन नली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। क्या कहते हैं हम लोग, ग्रास नली, इंग्लिश में इसको इसोफेगस कहते हैं, ठीक है। और यह जो हम लोग का जो होता है, ये होता है सांस लेने वाला नली, इसको हम लोग कहते हैं श्वसन नली। क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन नली कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग वायु नली भी कहते हैं, वायु इधर से जाता है, वायु जा रहा है, वायु नली कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया भी इसका नाम, चर्चित नाम है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अब दोनों एक ही जगह पे यहाँ तो आ रहा है, कौन किधर जाएगा, भोजन इधर जाएगा कि भोजन इधर घुस जाएगा, कोई लिमिट है। तो इस चीज को निर्धारण करने के लिए कि कब कौन किधर जाएगा, यहाँ पे एक पार्ट पाया जाता है, एक अंग पाया जाता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, यहाँ एक अंग पाया जाता है, इसका नाम है इपीग्लोटिस। इसका नाम क्या है, इपीग्लोटिस। जैसे इधर से भोजन आएगा, भोजन तो जाना है इसमें, ठीक है। तो तब क्या होगा, ये इपीग्लोटिस के आवरण ढक देगा, इसके ढक्कन की तरह रहता है, इसके गेट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो भोजन क्या होगा, इधर चला जाएगा। अब जैसे सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो ये खुल जाएगा, और सांस क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा। इधर से आएगा भोजन तो ये बंद हो जाएगा, तो भोजन क्या होगा, इधर चला जाता है। यही इपीग्लोटिस का काम करता है, एक तरह से गेटमैन का काम करता है, कौन किधर जाएगा। हाँ, अगर भी होता है कभी हम खाना खा रहे थे, खाना खाने वक्त क्या होता है, हम लोग क्या, तो कुछ और चीज को सोच रहे होते हैं, ठीक ना, किसी और चीज के बारे में माइंड में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, ये इपीग्लोटिस अपना काम, अपना नियंत्रण खो बैठता है, क्या करना है नहीं करना। इसके स्वरूप क्या आता है, कभी कभी भोजन का कुछ कण इधर चला आता है, इस अंग में जैसे आता है तो हम लोग बहुत जोर से हिचकते हैं, बहुत जोर से सरक जाते हैं। इतना जोर से सरकते हैं कि इधर आया हुआ जो भी कण होगा इधर से घूम कर कभी नाक के माध्यम से निकल जाता है, तो कभी मुंह के माध्यम से निकल जाता है। क्योंकि इधर से नाक के माध्यम से भी निकल सकता है, इधर से मुंह के माध्यम से निकल सकता है। यहाँ एक दीवार टाइप का है बस,
ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग जो कहते हैं कि हमको जो है खाने वक्त हम सड़क जाते हैं, हम लोग तो कौन हमको याद कर रहा है, लेकिन नहीं, हमको कोई याद नहीं कर रहा था। हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते खाते किसी और चीज को भी सोच रहे होते हैं, या हम उसी को याद कर रहे होते हैं। तो हम भले किसी को याद कर रहे होते हैं, हमको कोई नहीं याद कर रहा होता है, ठीक है ना। बहुत कुछ ऐसा चीज है, बिना साइंस से हट करके लोग कुछ भी कुछ जो है ना अफवाह टाइप्स का बात को फैलाता है। इसलिए साइंस पढ़िए, धीरे धीरे सच्चाई को समझिएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब इधर जो आया इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं, इसको हम श्वास नली कहते हैं। यहीं पे स्टार्टिंग में हम लोग का इस प्रकार का एक शेप होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करने का काम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है, स्वर यंत्र कहते हैं। और स्वर यंत्र जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, स्वर रज्जु। क्या पाया जाता है, स्वर रज्जु पाया जाता है, ठीक है। स्वर यंत्र जो होता है, हम लोग इसे क्या होता है, स्वर मतलब कौन सी आवाज, आवाज निकालने वाला यंत्र। तो यह कब निकालेगा, जब यह कंपन होगा। आवाज कभी भी कहीं होता है, समझिए वहां कंपन के बिना आवाज होना संभव नहीं है। थाली को पीटिए, देखिए आवाज करेगा, थोड़ा कंपन देखिए उसमें नजर आ जाएगा, ठीक है। बहुत में कंपन आपको नजर नहीं आता, लेकिन कंपन होता है। आप बोलते वक्त इसको थोड़ा छुइए, देखिए यहाँ पे कंपन अंदर में होते रहता है। तो यह कंपन कौन होता है, यह स्वर रज्जु कंपन होता है। इसको वोकल कोड कहते हैं, यही स्वर रज्जु कंपन होता है। स्वर रज्जु हम लोग में, लड़कों में क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए हम लोग का आवाज क्या होता है, भारी होता है। लड़कियों में स्वर रज्जु जो होता है छोटा होता है, इसलिए उसका आवाज क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हवा इधर से आएगी, हम लोग को क्या कर रहे हैं, श्वसन प्रोसेस कर रहे हैं। हवा आई, यहाँ तक हवा आई, यहाँ आने के बाद यह क्या होता है, यह दो भाग में कन्वर्ट होता है। कितने भाग में कन्वर्ट हो जाता है, दो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। यह कौन सा आपका, ये जो ट्रेकिया जो था, यह दो भागों में कन्वर्ट होता है। चलिए हम देखिए, हम ऑक्सीजन कैसे कब पहुंचता है। अभी तो देखिए, अभी ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, अभी कौन जा रहा है, हवा जा रहा है। अभी कौन जा रहा है, ये देख रहे हैं, वायु नली, वायु मतलब हवा ही जा रहा है। मतलब कि हवा मतलब क्या हो गया, हवा का मतलब हो गया कि देखिए, हवा का मतलब हो गया कि इसमें सब कुछ मिला हुआ है ना। नाइट्रोजन मिला है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कितना है, 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.04% है। ये अभी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, जिसका मतलब ये सब अभी जा रहा है, हवा ही जा रहा है, अभी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है। कौन छाना है इसमें से, ऑक्सीजन को छानने वाला कोई अंग था नहीं। देखो सीधे नाक से लिए इधर से आ रहा रास्ते से आ रहा है, इसको कोई छानने का काम किया नहीं, इसलिए अभी तक सब आ रहा है। उसके बाद यहाँ तक भी सब आ गया। जैसे ट्रेकिया, यहाँ से यहाँ तक क्या था आपका, ट्रेकिया कहलाता है, श्वास नली कहता है। श्वास नली जैसे दो भाग में बढ़ता है, इसका एक अलग नाम होता है, उसको ब्रोंकाई, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, श्वसनी कहते हैं, इसको भी श्वसनीय कहेंगे। और उसके बाद देखिए, यही श्वसनी जो होता है हम लोग का, यह फेफड़ा में जाकर के खुलता है। फेफड़ा कितने होते हैं हम लोग के पास, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं, एक बायां साइड एक दायां साइड, ठीक है। और फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी कहते हैं। फेफड़े के डॉक्टर को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। फेफड़े में जो दाहिना फेफड़ा जो होता है, इसमें 3 लोब होता है। इसमें क्या होता है, 2 लोब होता है। ये दाहिना जो होता है बड़ा होता है, ये छोटा होता है। इसलिए छोटा होता है क्योंकि इसी के पास यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का हृदय पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ हृदय पाया जाता है। इसके एक गुहा होता है, अंदर धसा हुआ एक शेप होता है, इसको कार्डियक नोच कहते हैं या हृदय गुहा कहते हैं। अभी देखिए एनसीईआरटी में आपका 7th में इतना जिक्र नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे। बताने का तो बहुत इसमें है। इसमें दो क्या होता है, झिल्ली घिरा हुआ था दोनों साइड से, उसके बीच घिरा हुआ होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक ना। तो बहुत बहुत बात है, लेकिन अभी जो क्लास 7 में आप है, तो 7 के अनुसार से ही बता रहे हैं। उसके बाद आगे फिर आएगा तो और डिटेल्स इसमें बताया जाएगा। चलिए, ये क्या हुआ कि श्वास नली दो भागों में बदला, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्वसनी कह दिए। यही श्वसनी भी क्या होता है, अंदर जाकर के कई भागों में कन्वर्ट हो जाता है, अंदर जाकर के कई भागों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये अंदर जाकर कई भाग में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये भी जाएगा इधर, ये भी कई भागों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यह जो अंदर जाकर के जो कई भाग में जो कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं हम लोग, श्वसनिकाएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं इसको हम, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये हो गया श्वसनीय, हो गया दो भाग में जो बटा, ये श्वसनीय होगा। और ये जाकर के ये भी कई भाग में बढ़ गया, ये भी कई भाग में, ये जो कई भाग में बढ़ जाएगा, इस तरह अलग अलग बटा हुआ जो भाग होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं, ठीक है। और इसी के लास्ट में क्या आता है, एक अंगूर के तरह गोल गोल, अंगूर की तरह क्या होता है, गोल गोल, अंगूर की तरह गोल गोल संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कुपिका कहते हैं या वायु कोष कहते हैं। चलिए
चलिए यहाँ समझते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कुपिका कहते हैं, वायु कोश कहते हैं। या कुपिका तक क्या आता है? हवा आता है। कुपिका तक हवा आता है। हवा आता है मतलब नाइट्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, सब यहां तक पहुंच चुका होता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। लेकिन हमारा कोशिका है, हमारे शरीर का जितना भी कोशिका है, हर कोशिका को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जैसे बैठ भी हमारे पास यहाँ एक कोशिका, यहाँ एक कोशिका है, ठीक है, यहाँ कोशिका, कोई अंग का कोशिका है, इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब यहाँ क्या है? ये तीनों चीजें है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे जो कुपिका जो होता है, यही कुपिका यह काम करता है। ये कुपिका क्या करता है? इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को जाने देता है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा? तो आप समझिएगा ध्यान, जैसे कि 21% ऑक्सीजन है ना, उसमें से लगभग 5% 4% ऑक्सीजन को काट दीजिए। ठीक, लगभग समझ लीजिए 5% कट गया। हाँ 5%। चलिए देखिए इसमें कितना खपत करेगा? यह 5% ऑक्सीजन क्या करेगा? ये खपत करेगा। ठीक है, कितना खपत करेगा? 5% ऑक्सीजन इसको दे देगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ दे दिया, इसको डायरेक्ट इसे थोड़ा फेंक देगा। तो यहाँ पे क्या होता है? रक्त वाहिका होता है, यानी क्या होता है? एक नस होता है। रक्त वाहिका होता है यानी क्या होता है? एक नस होता है। उसमें क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है, यानी रक्त पाया जाता है। रक्त में हम आपको बोले थे 3 प्रकार की कोशिका होती है उसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और जो समझिएगा ध्यान से, जो रक्त में जो एक जो कोशिका होती है, आरबीसी जो होती है, यानी आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिका। ठीक है, चलिए इसमें जो होता है क्या चाहिए? आपका हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। इसका मतलब क्या करेगा? यहां से प्राप्त करेगा ऑक्सीजन को कौन? एचबी यानी हीमोग्लोबिन। ये कहां लेकर के आके रख देगा? ये कोशिका के पास। और कोशिका के पास जाएगा तो कोशिका में ये ऑक्सीजन क्या करेगा? जाकर के ग्लूकोज को तोड़ेगा, ऊर्जा बनाएगा। ये प्रोसेस हर एक कोशिका को होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो अंदर आया क्या आया? ऑक्सीजन आया। और जिससे कोशिका के अंदर पहुंचेगा तो ये ऑक्सीजन वहां क्या रिएक्शन करेगा? वहां जो उपस्थित जो ग्लूकोज होगा C12 उसको यह क्या करेगा? तोड़ेगा। तोड़ करके क्या बनाएगा? आपका ये रिएक्शन तो लगभग याद हो गया, ठीक ना। और क्या बनाएगा? एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। ठीक है, इस ऊर्जा का तो हम लोग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जल का भी हम लोग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। लेकिन ये गंदगी क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड बचा। मनमुख की गंदगी क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड बचा। देखिए अब इस गंदगी को निकालने क्या करता है? यहाँ क्या बचा? गंदगी ग्रुप में कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बचा। अब इधर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? इधर लेकर के फिर क्या करता है? इधर से लेकर के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या लेकर के आए? कार्बन डाइऑक्साइड को। और ला करके इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है कि फिर ला करके यहाँ से क्या करता है? फिर ये एल्बुलाई में देता है। ऑक्सीजन को इधर से लेकर के इधर आया था और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया। अब बताइए कि लगभग 5% ना, 5% में ऑक्सीजन इधर गया था और यही ऑक्सीजन में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि जब हम छोड़ेंगे, जब सांस लिए, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, इसका मतलब छोड़ा जाएगा। जब हम सांस ले रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःश्वसन। क्या कहते हैं हम लोग? अंतःश्वसन। तो अंतःश्वसन के समय क्या हुआ था? ये तीनों लिए थे, इस तरह से लिए थे। लेकिन जब बाहर छोड़ रहे हैं यानी उच्च श्वसन, क्या है? उच्च श्वसन। जब बाहर छोड़ रहे हैं तो उस समय क्या हो गया? नाइट्रोजन तो अंदर गया नहीं था, तो जब छोड़ने के वक्त होगा तो अंदर जब गया नहीं था नाइट्रोजन तो घटेगा नहीं, जैसा का तैसा चला जाएगा। नाइट्रोजन जितना आया नाइट्रोजन उतना चला गया, बाहर छोड़ने में तो चला गया टोटल। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन का बारी आया तो ऑक्सीजन क्या हुआ था? 5% हम खपत में किए थे यहाँ, तब ना ग्लूकोज बना था। तो 5% खपत हुआ तो जाने के वक्त ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? जाने के वक्त ऑक्सीजन हो जाएगा लगभग 16% के आसपास। ठीक है, अब बचा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ? वृद्धि हो गया। लगभग जो 5% गया था, लगभग 5% 4% एवरेज समझिए, लगभग 4% के आसपास क्या हुआ कि इसमें वृद्धि हो गया। तो क्या हो जाएगा? लगभग 4% का क्या हो गया? इसमें वृद्धि हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा? तो CO2 कितना बाहर जाएगा? 4.04% के आसपास यह बाहर जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग लेते हैं इस माध्यम में लेते हैं इतना 5% पे, जो छोड़ते हैं इस परसेंटेज पे हम लोग छोड़ देते हैं। आपको पता चल गया होगा कि ग्लूकोज यहाँ पे कोशिका के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचा। तो पहले हवा के रूप में आया, हवा में मिला जुला आया, इस तरह के माध्यम से कहां तक आया? आपका एल्बुलाई तक आया। एल्बुलाई से सिर्फ ऑक्सीजन अंदर गया। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ हम लोग का श्वसन का। ठीक है, चलिए देखिए आपका अनसेटिज होगा। अनसेटिज ज्यादा वर्णन नहीं किया, बस खाली नॉर्मल तो सिर्फ बता दिया है। एक फिगर के माध्यम से देखिए बताया, क्या चीज बता दिया है?
देखिए फिगर के माध्यम से बस एक बात आपको बताया कि हाँ ये हो गया नासा हो गया यानी नाक हो गया, ये आपका मुख हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया, ये आपका ग्रसनी हो गया, ग्रास नली थी, श्वास नली हो गया यानी जिसको ग्रास नली हम लोग बोले थे, ठीक है। और ये हो गया आपका फेफड़ा, दो फेफड़ा हो गया, ये पसली हो गया, पसली इसको कहता है यानी फेफड़ा को बाहर से कवरिंग करने का काम करता है, जो हड्डी ना होता है सीना का हड्डी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पसली यानी रिब्स कहते हैं। 12 गो इधर से रहता है, 12 गो इधर से रहता है, ठीक है। चलिए चलिए यहां तक तो संपन्न हो चुका था, आप लोग का ऑक्सीजन पहुंच चुका था कोशिका तक। अब एक बात और इसमें पूछिएगा कि ऑक्सीजन को तो यहां से लेके गया था हीमोग्लोबिन वहां तक, लेकिन जो हवा जो है नाक के माध्यम से जो यहाँ तक आया, इस हवा को फेफड़ा तक लाने का काम किसका, कैसे आ गया। अब बोलिएगा कि हम हवा नाक से खींचे हैं तब चला गया, अब आप जो है ना चेस्ट को दाब के रखिए और खींचिए, नहीं जाएगा, अंदर जाएगा नहीं, यहाँ तक मुश्किल से आ पाएगा। इसका मतलब ये जब तक कि रिब्स ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक होता है आपका डायफ्राम होता है, जब सांस लीजिएगा ना तो डायफ्राम नीचे जाएगा, क्यों ये नीचे जाता है, ये बाहर होता है, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अपना आयतन बढ़ाता है, अंदर का क्षेत्र बढ़ाता है। इसका प्रोसेस समझिएगा। चाहे देखिए हवा रहे या पानी, हवा रहे या पानी यानी गैस रहे या द्रव रहे, वो दोनों क्या होता है कि देखिए द्रव रहे या क्या रहे गैस रहे, ये दोनों क्या करता है कि उच्च दाब से क्या होता है, उच्च दाब से किधर भागता है, ये निम्न दाब की ओर, किधर भागता है, निम्न दाब की ओर। अब देखिएगा गुब्बारे का अंदर का जो होता है, जिसे क्या होता है गुब्बारा से हम लोग फूंकते हैं, क्या करते हैं प्रेशर देते हैं, तो गुब्बारे के अंदर हवा जाता है, हवा क्या है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गया कि नहीं गया ना। अब फिर क्या कीजिए, जब पूरा भर जाएगा उसका मुंह बंद कर दीजिए, ठीक है, वैसे फूकना बंद कर दीजिए, उसके मुंह को खोलिएगा, फिर सब हवा बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि इधर का जो वायुमंडल का जो तुलना प्रेशर था वो कम था किसका, गुब्बारे के अंदर के प्रेशर के तुलना में, ठीक है। और जब हम मुंह से जब गुब्बारे में डाल लेते तो मुंह से जो डाल लेते उसका प्रेशर अधिक था और गुब्बारे में उपस्थित जो है जो प्रेशर था उसके तुलना में, ठीक है। जो गैस होता है और जो द्रव होता है वो हाई प्रेशर से हर हमेशा लो प्रेशर की ओर जाता है। जैसे बोतल में पानी है वो की कस के दबाइए, कस के दबाइएगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पानी ऊपर फेंक जाता है, ठीक है। अब एक और चीज देख रहे हैं, वहां पे प्रेशर जहां बढ़ रहा है वहां देखिए आयतन कम हो जा रहा है। जैसे देखिए जो बोतल है, बोतल को क्या कीजिए इस तरह से दबाइए, ठीक है, बोतल को इस प्रकार दबाइएगा, उसका क्या होता है देखिए एक थोड़ा बता रहे हैं। जैसे देखिए अभी ये जो बोतल जो है इसका अभी आयतन कितना है, आयतन मतलब इसमें कितना क्षेत्र है, इतना क्षेत्र पूरा भरा हुआ है। अब हम इसको जिससे हम दबाते हैं, इसको हम क्या करें दबा दिए, इसको हम दबा दिए, इसका क्या होगा आयतन कम गया, इसमें जितना पहले पानी आ रहा था अब नहीं पानी आएगा, इसमें जैसे हम दबाए इसका आयतन कमा, लेकिन इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा, इसके अंदर का जो हवा था वो बाहर चला गया, जो इसमें पानी रहता है वो भी बाहर चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर यदि हम बढ़ाते हैं तो आयतन क्या हो जाता है घट जाता है, प्रेशर यदि बढ़ता है तो आयतन क्या हो जाता है घटता है। देखिए दाब अगर यदि बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा घट जाएगा। इसका मतलब अब समझिएगा ध्यान से कि अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो सीने को हम बढ़ाते हैं, सांस लेने के बाद सीना जो फूलता है, इसका मतलब क्या होता है फूल रहा है, इसका मतलब आयतन बढ़ रहा है, उसको पचकाए तो आयतन घटा, फुलाए तो आयतन क्या हुआ बढ़ा। अब एक बात बताइए, जब आयतन बढ़ेगा, आयतन क्या हो रहा है जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आयतन घट रहा था तो दाब बढ़ रहा था, जब आयतन बढ़ रहा है तो दाब क्या हो जाएगा घट जाएगा, दाब क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब एक बात बता दीजिए, जो हवा जो होता है क्या होता है दाब घटा है ना, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगा, यानी कम दाब की ओर आएगा। इसका मतलब सीना में जो हम लोग का जो है, सीना में या कहिए छाती में आयतन जब बढ़ाए तो दाब हो गया है घट गया है, दाब हो गया है कम, तो हवा का जो हवा जो था उधर प्रेशर अधिक था तो अधिक दाब से कम दाब में चलाएगा कि नहीं, इसलिए हवा कहाँ चलाता है हम लोग का फेफड़ा में चलाता है, क्योंकि आयतन बढ़ा है। अब क्या होगा हम लोग को क्या है, जैसे अब क्या होगा पहुंच गया वहां तक, सब जितना भी गैस था सब पहुंच गया, ये सब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया। अब वहां से फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके चला गया इसके पास कोशिका के पास, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर आएगा। ये जब बाहर निकालने का बात होगा तो बाहर कब निकलेगा, जब अंदर में कुछ है हवा है तो बाहर कब निकलेगा, जब अंदर का प्रेशर अधिक होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा। अब क्या करते हैं हम लोग अंदर प्रेशर बढ़ाने के लिए, क्या पहले जब हम सांस ले रहे थे इसको फुलाए थे, अब अंदर को प्रेशर बढ़ाना है तो आयतन को क्या करेंगे
घटाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे करते हैं इस तरह से। जैसे नीचे करेंगे इसका क्या होगा, आयतन गया घट। जब आयतन अगर यदि घट जाएगा, अब देखिए उल्टा होता है ना, देखिए आयतन अगर यदि घट गया तो फिर दाब बढ़ जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक दूसरे को उल्टा कम होता है। अब दाब बढ़ गया यानी सीना का दाब बढ़ गया, अब वायुमंडल का दाब कम है, तो गैस क्या होता है, हमेशा अधिक दाब से कम दाब में चला जाएगा। यही प्रोसेस से क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है वायुमंडल से फेफड़ा, फेफड़ा से वायुमंडल के बीच। ठीक है, चलिए इसमें कौन मदद करता है आपका, डायफ्राम करता है। और कौन मदद करता है आपका, ये पसली करता है। जब सांस लेते हैं तो पसली क्या होता है, फैलता है। चलिए देखिए इस चीज का वर्णन यहाँ पे है, इस चीज को लेकर के हम समझा चुके हैं, इसके पार्ट्स को लेकर के समझा चुके हैं। चलिए यही चीज का वर्णन यहाँ पे, ये कि आपका डायफ्राम है। नीचे क्या लगाता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, ठीक ना। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर आता है, वो नीचे की ओर जाता है, पसली बाहर की ओर होता है, पूरा जगह अंदर में भर जाता है, बहुत बड़ा आयतन हो जाता है। ठीक है, जब वही सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला आता है, नीचे से ऊपर आता है, और फिर जो पसली होता है अंदर दब जाता है, अंदर धस जाता है। वही चीज के बारे में यह बताया है। ठीक है, तो वही इसमें बताया जा रहा है, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबद्ध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। एक और चीज देखिए, हम लोग जब बच्चे होते हैं उस समय जो हम लोग का फेफड़े का जो कलर होता है वो लगभग गुलाबी टाइप का होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, प्रदूषित हवा जाए फेफड़े में, या धूम्रपान करने से धीरे धीरे उसका कलर क्या होता है, काला होते जाता है। ठीक है, काला होते जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए वह आपका फेफड़ा खराब होते जा रहा है। चलिए अब अगला क्या चीज है कि अन्य जंतुओं में शोषण। अन्य जंतुओं में शोषण किस प्रकार से करता है, हम लोग किससे किए, फेफड़ा से किए। और सब जो जंतु है उसकी वो सब किस चीज से करता है, हम इसको हम समझा दे, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अलग अलग अंग जो होता है, अलग अलग जो अंग होता है वो अलग अलग प्रकार से क्या करता है, अलग अलग जगह से ऑक्सीजन को खींचता है। श्वसन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को खींच करके कोशिका को देना। बस एक ही चीज समझाया अभी तक में, श्वसन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को खींच करके कोशिका तक देना। अब एक चीज बताइए, जो जैसे कि कोई जल है, ठीक है ना, अब जल है, जल से अगर भी ऑक्सीजन को खींचने का कैपेसिटी किसके पास होता है, कोलम के पास होता है। किसके पास होता है, कोलम कहिए, या इसको क्या कहिए, गिल्स कहिए। ठीक है, या इसको क्या कहिए, गल्फर कहिए, क्या कहिए, अब गल्फर कहिए। जल से ऑक्सीजन को खींचने का कैपेसिटी किसके पास होता है, कोलम, गिल्स और फेफड़ा के पास होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन, अब जो जल में जो रह रहा है जीव, ठीक ना, वही में इसका इस्तेमाल कर पाएगा है। या तो अब समझिए एक और, छोड़िए इसको, छोड़िए बायोडोमाइन में, ठीक है, इसको हटाएंगे। ठीक है, अब क्लोम जो होता है, इस तरह समझिए, जो क्लोम जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, गिल्स कहते हैं। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, गल्फर कहते हैं। इसके पास कैपेसिटी क्या होता है, जल से ऑक्सीजन को खींचने का। ठीक है, इसके पास कैपेसिटी किसका क्या होता है, यह क्या करता है, जल से ऑक्सीजन खींच ले रहा है। ठीक है, अब जल में जो जीव रह रहा है वही में गिल्स का इस्तेमाल करेगा। तो जल में कौन कौन जीव रह रहा है, देखिए हम लोग का हो गया मछली हो गया। ठीक है, मछली हो गया, और कौन हो जाता है, ये मेढक का बच्चा बोलिए एक तरह से, या मेढक का लार्वा बोलिए, उसको लार्वा कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, टेडपोल कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, जल में रहता है। ये जल में क्यों रह पाता है, क्योंकि इसके पास क्या रहता है, क्लोम रहता है। क्या रहता है, क्लोम या गल्फर रहता है। इसके पास ये कैपेसिटी होता है कि वो जल से ऑक्सीजन को खींच सकता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, नहीं उल्टा हो गया, थोड़ा सॉरी उल्टा हो गया, समझाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। चलिए बात को उसको खत्म कीजिए, यही चीज को थोड़ा पहले ही ठीक लिखे थे। चलिए, जल से ऑक्सीजन को खींचने का कैपेसिटी किस अंग के पास होता है, कोलम के पास होता है, यानी क्या हो गया आपका, गिल्स हो गया। ठीक है, और या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गल्फर कहते हैं। ठीक ना, अब इसके पास कैपेसिटी होता है जल से ऑक्सीजन को खींचने का। ठीक है, तो अब इसका मतलब जो मछली सब है वो जल में क्यों रह रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, आपका गिल्स है, यानी क्लोम है। उसके पास क्या है, क्लोम है, तब वह जल में रह रहा है। क्यों, क्योंकि इस अंग के पास कैपेसिटी होता है जल से भी ऑक्सीजन को खींच लेने का। ठीक है, ये प्रोसेस ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, मछली हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मेढक का बच्चा जो होता है, टेडपोल जो होता है, वो टेडपोल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर कोई भी वायु में रह रहा है, जैसे क्या रहा, हवा में, जैसे हम लोग,
क्या है, हम लोग वायु में रह रहे हैं, तो वायु से जो होता है ऑक्सीजन को खींचने का क्षमता किसके पास होता है, फेफड़ा के पास होता है। किसके पास होता है, फेफड़ा के पास होता है। ठीक ना, हमको ऑक्सीजन खींचने की क्षमता वाला होना चाहिए ना श्वसन अंग, क्योंकि श्वसन हम ऑक्सीजन के लिए करते हैं। फेफड़ा पास क्षमता होता है कि वायु से ऑक्सीजन को खींच ले। ठीक है, और उसके बाद यह क्या करता है, फेफड़ा पास ही ना क्षमता होता है। फेफड़ा का ही एक अंग था ना आपका वायु कुपिका, जो ऑक्सीजन को छान करके क्या कर रहा था, हम लोग के ब्लड में दे रहा था, फिर कोशिका तक पहुंच रहा था। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। और हवा से कौन लेता है, हवा से कौन कौन सांस लेता है, ठीक है, सांप भी हवा में ही सांस लेता है, जो हवा में रह रहा है। ठीक है, और क्या होता है आपका, पक्षी भी होता है। ठीक है, और क्या होता है आपका, मेढक भी होता है। और क्या होता है, कोई भी जानवर ले लीजिए आप, जैसे देखिए गाय, बकरी, भैंस, गधा, जितना सबका सब स्तनधारी जितना भी जीव है सबका सब हो जाएगा। ठीक है, अब भूलिएगा ये मेढक होता है, मेढक भी होता है। कौन सा मेढक हो जाएगा, वयस्क मेढक, जो नहीं देखते होंगे कि जन बाढ़ के समय में टर करते रहता है, वह सब मेढक सब क्या हो जाएगा, वयस्क मेढक, माना बड़ा जो मेढक है वो जब हवा में रहता है यानी धरती पे आकर के रहता है, तो उस समय ये क्या करता है, मेढक अपना या फेफड़ा से सांस लेता है। जब उसको जब बचपन अवस्था में रहता है, जब वो बहुत बच्चा रहता है, स्टार्टिंग में वो पहले कहाँ रहता है, जल में रहता है। क्योंकि क्यों रह जाता है वो जल में, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके पास क्या रहता है, क्लोम रहता है। उसके बाद फिर बड़ा होता है तो उसमें डेवलप हो जाता है क्या चीज, फेफड़ा डेवलप हो जाता है, जिसके कारण क्या करता है, वो वायु से भी क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक ना, वायु से एक और अंग है जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने का क्षमता रखने वाला होता है, वह होता है ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया होता है। क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ठीक ना, इसको हम लोग श्वास नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, श्वास नली भी कहते हैं। ये ट्रेकिया किसमें पाया जाता है, हम लोग में भी है ट्रेकिया। ठीक ना, लेकिन मुख्य हम लोग का श्वसन अंग नहीं है, मुख्य हम लोग का फेफड़ा है। लेकिन जो कीट जो होता है, तिलचट्टा कॉकरोच जो होता है, उसका मुख्य श्वसन अंग इसी से सांस ले लेता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोई कीट हो गया, तो यह क्या हो गया, तिलचट्टा हो गया। क्या हो गया, तिलचट्टा बोलिए, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉकरोच कहते हैं। गाँव की भाषा में हम लोग तिलचट्टा कहते हैं, इसे कॉकरोच हो गया। ठीक है, तरह से चलिए, दो हो गया वायु से ग्रहण कर लेने वाला जीव। ठीक है, और एक होता है, एक जो होता है एक तरह से मिट्टी से, क्या से, मिट्टी से भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। वो कौन सा अंग कर लेता है, जिसका जो नम त्वचा वाला जो होता है ना, जो है उसके पास एक कैपेसिटी होता है कि वो मिट्टी से भी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। कौन कौन ऐसा जीव अभी तक आप देखे हैं मिट्टी में रहता है, कौन रहता है आपका, केचुआ रहता है, मिट्टी में रहता है। ठीक है, और क्या रहता है, मेढक भी रहता है मिट्टी में। ठीक है, इसका मतलब केचुआ क्या करता है, अपने त्वचा जो होता है ना, नम त्वचा जो होता है, उससे क्या करता है, मिट्टी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये नम त्वचा पास की स्थिति होता है कि मिट्टी से ऑक्सीजन को खींच लेगा। तो ऑक्सीजन को जब खींच ले रहा है तो इसके कारण से केचुआ सब कहाँ रहता है, मिट्टी में भी रह जाता है। मेढक भी क्या करता है, जो पूरा कारोल रहता है, पूरा एकदम मिट्टी रहेगा, उसके अंदर घुस के जी लेता है, क्योंकि इसके पास भी जो त्वचा जो होता है, उस त्वचा के पास भी कैपेसिटी होता है क्या चीज, यह ऑक्सीजन को खींच लेने का। इसका मतलब मेढक तीनों जगह जी रहा है, जल में भी जी रहा है, क्योंकि जब बच्चा रहता है उसमें उसके पास क्या पाया जाता है, क्लोम पाया जाता है, जिसके कारण जल से भी ऑक्सीजन खींच ले रहा है। जब बड़ा होता है तो वह क्या होता है, उसके पास फेफड़ा भी होता है, इसके कारण वायु से भी ऑक्सीजन खींच लेता है। जब क्या होता है, जब मिट्टी के अंदर रहता है उसके पास जो त्वचा होता है, ठीक ना, नम त्वचा, तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन को खींच ले रहा है। ये तीनों चारों तरह से जी ले रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, रंध्र। क्या चीज होता है, एक रंध्र, सॉरी, हाँ, एक और चीज वायुमंडल से जो खींचता है, एक और अंग होता है जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। चलिए देखिए, वायुमंडल से एक और अंग है जो कि ऑक्सीजन को खींचता है, वो क्या होता है आपका, रंध्र होता है। ठीक ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक ना, यह किसमें पाया जाता है, ये पौधे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधे के पत्ती में। किसमें, पौधे के पत्ती में पाया जाता है ये। ठीक है, चलिए एक तरह से ये क्या होगा, ये जीव हो गया, इसका श्वसन अंग सब हो गया। ये सब कंप्लीट देखिए, समझिएगा तो कोई बड़ी चीज नहीं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जो जहां जब रह रहा है, जिसके पास जो श्वसन अंग है, इसलिए वहां रह रहा है, सीधी बात है। और यदि हम मनुष्य चाहेगा कि जल में रहने के लिए, तो मनुष्य के पास फेफड़ा है, फेफड़ा पास कैपेसिटी नहीं है कि जल से ऑक्सीजन को खींच पाएगा, तो मर जाएगा। अब यदि जहां जाएगा, मछली चाहेगा कि हम लोग को जो हमको हवा में रहना है, यानी धरती पे आकर के रहना है, तो उसके पास फेफड़ा है ही नहीं जो कि हवा से क्या करेगा, ऑक्सीजन को खींच पाएगा, तो वो यहाँ आकर के मर जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस सबका चलता है इस चीज में। ठीक है, जिसके पास जो होंगे वो वहां रह रहा है। चलिए, हाँ, ये सब चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, टोटल चीज क्लोन सब के बारे में हर चीज। उसके बाद देखिए पौधे में श्वसन। अब देखिए पौधे में श्वसन का जो प्रोसेस होता है, इस चीज को हम थोड़ा कंप्लीट कर दे रहे हैं। चलिए, लास्ट टॉपिक है, इसमें समझिएगा ध्यान से, पौधे में श्वसन को लेकर के।
चलिए पहले समझ लीजिएगा कि अक्सर सबको कंफ्यूजन होता है पौधे में श्वसन और भोजन को लेकर के कंफ्यूजन होता है। चलिए उस कंफ्यूजन को हम आज दूर कर देते हैं। चलिए पौधा जो होता है दो प्रोसेस करता है, एक करता है भोजन बनाता है, ठीक है, एक क्या करता है वो शोषण करता है, ठीक है। हम आपको बोले थे ऊर्जा के लिए दोनों चीज का जरूरी होता है, ठीक है। ये भोजन जो बनाता है किस विधि से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाता है। कैसे बनाता है, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ से जल लेता है और क्या होता है सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है। अरे सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इस माध्यम से वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक, सीधे द्वारा से। और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। और क्या बनाता है, यह जल बनाता है। अब समझिएगा ध्यान से, हम लोग को भी कोशिका को क्या चाहिए था, ग्लूकोज चाहिए था। ये पौधा भी भोजन के रूप में क्या बना रहा है, ग्लूकोज। इसके कोशिका के पास भी क्या हो गया, ग्लूकोज पहुंच गया। एक तो माध्यम तो हो गया ऊर्जा बनाने के लिए, और बिना सिर्फ ग्लूकोज से हम किससे प्राप्त, हमको भोजन के रूप में प्राप्त होता है ग्लूकोज, ठीक है। ये तो भोजन बना लिया ग्लूकोज के रूप में, ये भी ठीक है। लेकिन हमको ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। और देखिए ये ऑक्सीजन भी साथ में बना ले रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन इसी माध्यम से बना ले रहा है। यह इतना मात्रा में ऑक्सीजन बना लेता है कि ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को क्या करता है, वायुमंडल में भी छोड़ देता है। किसमें, वायुमंडल में भी छोड़ देता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब भी इसको ऊर्जा चाहिए होता है तो यही से ऑक्सीजन से क्या करेगा, इस ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा। ये ग्लूकोज जो है C6H12 वो 6 जो है इसको क्या करेगा, कुछ ऑक्सीजन को पूरा, कुछ लगभग ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, कुछ ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है, ताकि ये ऑक्सीजन से ही ग्लूकोज को तोड़ेगा। ये ऑक्सीजन से क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, क्या बनता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है, ठीक है। यह ऊर्जा बना लिया, ठीक है। यह प्रोसेस कहाँ होता है, कब होता है, दिन में कौन सा प्रोसेस होगा, रात में कौन सा प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस का चांस है कि दिन में ही होगा, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में होता है, ठीक है। लेकिन श्वसन का प्रोसेस क्या होता है, ये अधिक मात्रा में रात में होता है। लेकिन आपको बोले थे हर प्रत्येक जीव लगातार शोषण करता है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ रात में शोषण करेगा, नहीं। ये शोषण का प्रोसेस क्या करता है, दिन और रात दोनों में करता है, ठीक है। शोषण का प्रोसेस क्या होगा, दिन में भी होगा, ठीक है, और शोषण का प्रोसेस क्या होगा, रात में भी होगा। लेकिन हाँ, जो भोजन बनाने का जो प्रोसेस होगा सूर्य रात में नहीं होगा, क्योंकि सूर्य रात में उगता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि रात में जो होता है शोषण करता है जो पौधा जो होता है, शोषण के दौरान वहां तो भोजन नहीं बना रहा, ऑक्सीजन तो निकलेगा नहीं पौधा से, सिर्फ क्या निकलेगा रात में, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बोला जाता है कि रात में वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लिए क्या है, नुकसानदेह है, ठीक है। अब दिन में बोलेगा, दिन में भी तो बोलेगा कि जब शोषण दिन में भी कर रहा है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, हाँ यहाँ भी छोड़ता है। लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, ये ऑक्सीजन भी बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ज्यादा मात्रा में ये ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए क्या होता है कि दिन में सोने से कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। चलिए एक और चीज समझते हैं कि आप एक चीज देखिए, हाँ ये शोषण की प्रक्रिया किस चीज से करता है, ये जो पत्ती जो होता है, पत्ती में जो होता है एक छिद्र होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंग। ये वाला देखिए, ये सब क्या है, रंग है, ठीक ना। इसके अंदर से क्या होता है, इसी रंग के माध्यम से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है, या जब ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो इसी माध्यम से बाहर निकलेगा। गैस का आदान प्रदान होगा तो इसी रंग के माध्यम से ही होता है, ठीक है। चलिए एक और बात देखिए हमने कि जब कोई पौधा है, जब ये पौधा है, समझिए इस पौधे में क्या है, एक तरह से ये क्या है, जड़ है, ये क्या है, जड़ है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर पौधे के जड़ के ऊपर इतना कर लेवल का लगभग क्या कीजिए कि पानी भर दीजिए, ठीक ना, कुछ दिन तक देखिएगा पौधा मर जाता है। कारण क्या होता है कि पौधा का सिर्फ पत्ती ही नहीं शोषण करता है, पौधा का जड़ भी शोषण करता है। जड़ में क्या होता है, ये तरह से जड़ मतलब क्या होगा, ये मूल होता है। ये क्या होगा, जड़ का मतलब है क्या, मूल हुआ। और इसी में छोटा छोटा निकला हो रहा था, इसी में छोटा छोटा, इसी में छोटा छोटा, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं मूल रोम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मूल रोम। यह मूल रोम जो छोटा छोटा होता है ना, यह क्या होता है कि मिट्टी के बीच में घुसा रहता है। यह क्या होता है, मिट्टी के बीच में घुसा रहता है। इसी मिट्टी से क्या करता है, जल को खींचता है और ऑक्सीजन को खींचता है, ठीक है। जल को खींच करके पौधा को दे देगा, ऑक्सीजन खींच करके अपने पास ऊर्जा बनाने के लिए लेगा। अब यहां से आप क्या कर लिए हैं कि पानी से पूरे तरह से भर दिए हैं, तो मिट्टी में सिर्फ क्या है,
पोंगी है, उसमें गैप बचा ही नहीं है, ऑक्सीजन उसमें कहां से होगा? ये मछली थोड़े जो कि इसके पास जड़ थोड़ी, इसके पास जो कि क्लोम होगा, इसके पास क्लोम थोड़े पाया जाता है जो कि जल से भी ऑक्सीजन को ये खींच लेगा, नहीं खींच पाता है जल से ऑक्सीजन को, इसके पास अंग ही नहीं है, क्लोम इसके पास नहीं है, जिसके कारण इसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जड़ के कोशिका के पास क्या बोले थे, प्रत्येक कोशिका को अपना ऊर्जा बनाना पड़ता है, प्रत्येक कोशिका को, इस कोशिका के पास ऊर्जा बनाने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, ये काम करना बंद कर देता है। जड़ क्या होता है, जब ऊर्जा नहीं तो मर जाता है, जब जड़ मर जाता है तो धीरे धीरे ऊपर का पत्ता होता है सब कुछ मर जाएगा, सब सूख जाएगा, कहानी पौधे का खत्म हो जाता है। चलिए देखिए, ये उसी चीज के बारे में बताया गया है। देखिए उसी चीज के बारे में बताइए, मूल है, यह क्या होता है, मूल रूम होता है, ठीक है, यही क्या होता है, इसी के माध्यम से सब कुछ होता है, ठीक है, लगभग समझिए। ये चैप्टर जो होता है संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है। वायवीय श्वसन बता दिया, ओवरी श्वसन बता चुके हैं, श्वसन दर बता दिए, कोशिकीय श्वसन बता दिए हैं, डायफ्राम के बारे में बता दिए, उच्च श्वसन बता दिए, क्लोम बता दिए, फेफड़ा बता दिए, श्वास नली बता दिए, अंतर श्वसन बता दिए, श्वास नली बता दिए, और श्वास प्रणाल बोलते हैं, श्वास नली का जो सिस्टम होता है उसको श्वास प्रणाल कहते हैं। यहाँ तक का कहानी खत्म, ये चैप्टर संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं, जो अगला चैप्टर होगा वो भी चैप्टर का एक एक वीडियो जाएगा, उसी तरह से खत्म होते चला जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।